उनका भी आप इसका उसके लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए पहला क्वेश्चन सीधे टाइम वेस्ट करते हुए पहला क्वेश्चन इस तरह से, वीडियो को फर्स्ट टाइम आए लाइक करके सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जिन लोगों को जरूरत होगी। भारत का विस्तृत है किस तरह से है, तो आपका ये सारे देख सकते हैं अक्षांश, ये डिग्रियाँ आपको याद रखनी चाहिए। तो उपयुक्त में से कोई नहीं है, आपका बीपीएससी 39th में प्री में क्वेश्चन पूछा गया था। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में तथा इसको अगर पूर्वी और पश्चिमी में करेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्व होता है और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य आता है। कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से गुजरता है। आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा किन राज्यों से होकर गुजरती है या कितने राज्यों से होकर गुजरती है, और बीचों बीच इसका डायग्राम बना के कोशिश कीजिएगा प्रैक्टिस करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये आपका सीधे आपका आकलन संबंधित है। जितने भी हम अभी वीडियो बना रहे हैं आपकी तैयारी कितनी है एक आपका जांच भी कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि मेरी तैयारी कितनी है। अदरवाइज थ्योरी अगर इसको हम पढ़ेंगे पूरा विस्तार से तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। आप लोग आगे बढ़ते हैं, सीधे अभी क्वेश्चन आंसर करेंगे। चलिए, भारत का क्षेत्रफल के संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, यानी पूरा अगर संसार मान लीजिए आपका 100% है, इसमें मात्र इतना भाग है जो कि इंडिया भाग में आता है, 2.4 भाग अनुमानतः। परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति का कितना परसेंट है, संपूर्ण मानव जाति 94 का है, तो उसी के अनुसार बताया गया। हालांकि संख्या बढ़ गई है तो उसमें जो बताई गई थी 17% बताई जाएगी रही जनसंख्या के हिसाब से। आगे कंटिन्यू करते हैं। भारत का क्षेत्रफल जो है 32,87,267, अगर आप इंग्लिश में देखेंगे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो संसार के समस्त क्षेत्र स्थलीय क्षेत्रफल यानी जो स्थल है, टोटल भूभाग में आपको पता है स्थल भी है, जल भी है और वन भी है, तो इसमें सिर्फ स्थलीय भाग का जो है 2.4% है, जबकि भारत में संपूर्ण विश्व का 16.5 जनसंख्या निवास कर रही है, जो कि 1999 की जनसंख्या के आधार पर ये बताई जा रही है। निकटतम जो आंसर है 16.51 है, यानी इससे ऊपर वाला भाग लेंगे तो 17.17% मांगेंगे। यह था निकटतम जो विकल्प भी होगा। जबकि वर्तमान संदर्भ में देखेंगे तो अभी जो संख्या बढ़ करके मैंने बताया कि बढ़ गई जनसंख्या, तो अभी 17.5 है। अगर नियर बाइज आपको 17.5 हो या 18 हो तो दोनों में से कोई ऑप्शन मिलेगा तो आप उसको टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। वन लाइनर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय मानक समय IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जिसको कहते हैं, एवं ग्रीनविच टाइम जिसको कहते हैं GMT, यानी ग्रीनविच माध्यम समय के बीच में अंतर कितना है, तो 5.5 घंटा। देखिए प्लस में भी है माइनस में, तो ध्यान देना है। तो आपको 5.5 घंटा हम आगे हैं तो इसलिए प्लस दिया गया, ठीक है। भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। तो आई होप समझ पाए होंगे। यह देशांतर रेखा जो है प्रयागराज से के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है, और ये क्वेश्चन आता है। देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको इसलिए हम कंटिन्यू कराते हैं एक से एक क्वेश्चन, ताकि आपके क्वेश्चन छूटे ना, क्योंकि आपका क्वेश्चन तो रिपीट बहुत कम चांसेस है कि होती है, मैक्सिमम चांसेस लगभग उसका अगर रिपीट भी होगी तो 20 से 30% होगी। लेकिन जो हम एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं नो डाउट उससे 50% से ज़्यादा आपके क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। तो इसको ज़रूर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। साथ अगर आपके पास पेन और नोट है तो उसका नोट भी बनाते चल जाएगा शॉर्ट फॉर्मेट पे, पूरा बुक नहीं छापना है। शॉर्ट फॉर्मेट में लिख दीजिएगा कि IST और GMT के बीच में डिफरेंस कितना है, तो 5.5 घंटे का प्लस में है, यानी आगे हैं हम लोग। यह देशांतर रेखा प्रयागराज से के मिर्जापुर से होकर के गुजरती है। यह मानक समय जो होता है भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच से 5.5 घंटा 30 मिनट आगे है। देखिए वर्ड क्या है, आगे है, ठीक है। इसको जरूर ध्यान दीजिएगा, या स्क्रीनशॉट आप लेकर के रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। आई होप कि क्लियर और दिख रहा होगा। हुंडू प्रपात निर्मित है, कहाँ पर निर्मित है, तो ये सुवर्ण रेखा स्वर्ण रेखा नदी पर ये वर्ण आपको देखने को मिलेगा। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं। सारे ये जो क्वेश्चन है अभी 94 95 का चलेगा, उसके बाद फिर अभी लेटेस्ट का। हुंडू प्रपात जो है आपका रांची से 45 किलोमीटर दूर पर सुवर्ण रेखा पर नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई जो है 320 फीट है, लगभग 98 मीटर के आसपास इस संख्या बताई जा रही है।
चलिए, जितने भी लोग अभी कनेक्टेड हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने अपने जहाँ भी आप व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में, या फिर आप मेरे ही टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े होंगे या नहीं जुड़े होंगे तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लास्ट में जाकर के सारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक आपको प्राप्त हो जाएगा, वहाँ से जुड़ जाएगा। वहाँ पर आपको PDF नोट्स टाइम टू टाइम आपको करंट अफेयर का सारे नोट्स आपको मिलता जाएगा, और फाइल सेक्शन में सारी चीज़ उपलब्ध है। भारत की सर्वोच्च चोटी क्या है? सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, गॉडविन ऑस्टिन, या फिर आपका नंगा पर्वत। ये देख सकते हैं रिपीट हुआ है क्वेश्चन। 98 में भी मैंने बताया जैसे 20% 30% क्वेश्चन रिपीट होती है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही रिपीट होगी एज इट इज। तो इसका गॉडविन ऑस्टिन इसका आंसर है। और हिमालय पर्वत की श्रेणियों की ऊंचाई और संबंधित देश इस प्रकार है। माउंट एवरेस्ट जिसको कहते हैं 8848.86, सिर्फ इतना भी याद रखिएगा तो चलेगा, 8848, ठीक है। या फिर आपको नहीं कुछ याद होता, शॉर्ट टर्म बता देता हूँ आपको, ये 4 बार 8 याद रखिएगा, 3 बार 8 याद रखिएगा, उसके बीच में इसका आधा कर दीजिएगा, ठीक है। तो 8848, ठीक है, ये आपका है, नेपाल में पड़ता है माउंट एवरेस्ट आपका। गॉडविन ऑस्टिन जो है K2 के नाम से जानते हैं, इससे आपका ये इंडिया का है, ये नेपाल में है। अगर इंडिया या नेपाल अगर साथ में लेंगे तो सबसे ऊपर आएगा माउंट एवरेस्ट। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया भारत की सर्वोच्चतम चोटी है, तो K2 ये है 8611 भारत में पड़ता है। कंचनजंगा आपका ये भी भारत में है, इससे थोड़ा कम है 8598। उसके बाद आता है मकालू 8463, ये नेपाल में पड़ता है। स्पष्ट है गॉडविन ऑस्टिन भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। ये भारत के केंद्रशासित प्रदेश कहाँ पर पड़ता है? तो लद्दाख में पड़ता है। अभी ये इससे पहले ये लद्दाख जम्मू कश्मीर का भाग हुआ करता था, लेकिन अभी केंद्र शासित प्रदेश UT बना दिया गया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है, अभी भी पाकिस्तान के कब्जा में है और ये अवैध है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए, हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच से होती है, तो कहाँ से होती है आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ABCD आप इसको जरूर बताइएगा। चलिए, इसका आंसर है A, 4300 से लेकर के 6000 मीटर के पूर्व में होता है, और ये हिम रेखा के से नीचे। हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच में होती है, तो इसके बीच में जितनी भी आती है पूर्व में, इसको हिम रेखा कहते हैं। अब इसके बारे में विस्तार से थोड़ा जान लेते हैं। चलिए, इस तरह से हिमालय के विभिन्न भागों में हिम रेखा जो कि स्नो लाइन की ऊंचाइयों को भिन्न भिन्न पाई जाती है, परंतु औसत हिम ऊंचाई उत्तरी भाग पर 5500 से लेकर के 6000 और महान हिमालय के दक्षिणी भाग पर 4500 से 6000 के उच्च में पाई जाती है। इसी प्रकार पश्चिमी हिमालय की औसत रेखा हिम रेखा का 5800 मीटर और पूर्वी हिमालय में 4300 मीटर पाई जाती है। हिमालय का पर्वत पर्वतीय प्रदेश है, क्या है? शिवालिक है। तो आपका हिमालय का पर्वत ये प्रदेश शिवालिक श्रेणी के दक्षिणी भाग पर स्थित है। ये हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है। शिवालिक के उत्तरी ढलानों और लघु हिमालय के दक्षिणी ढलानों के मध्य अनेक चौरस तल वाली संरचना घाटियां स्थित है। आगे कंटिन्यू करते हैं। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है, कहाँ पर हुआ है? तो सेनोजोइक में हुआ है, ठीक है, सेनोजोइक में हुआ है। इसका विस्तार देखते हैं। शिवालिक का बाह्य हिमालय का निर्माण आज से लगभग 5 से लेकर के 1.5 मिलियन वर्ष पूर्व, यानी कि बहुत साल पुराना है, प्लेन्स अर्थात सेनोइक युग में हुआ था। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं, कहाँ पर हुए हैं? तो ये सेनोइक महाकाव्य, इसी क्वेश्चन को रिपीट किया गया। अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतों का निर्माण सेनोजोइक महाकल्प में हुआ है। हिमालय पर्वत भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत का उदाहरण है। छोटा नागपुर पठार है, किसका भाग है और ये कहाँ पर है? तो ये आपका एक अग्र गंभीर है। छोटा नागपुर पठार जो आता है कि में विभिन्न ऊंचाइयों के पठारों का क्रम मिलता है। मध्य पश्चिमी भाग पर पाठ्य भूमि स्थित है। इसकी अधिकतम ऊंचाई 1100 मीटर मिलती है। इस पठार के प्रत्येक दिशा में सोपान मिलते हैं। पठार में ढाल तीव्र स्कार्पों के रूप में पाए जाते हैं। यह एक अग्र गंभीर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। 11 नंबर क्वेश्चन थोड़ा दे सकते हैं, क्वेश्चन बहुत ईजी है लेकिन व्याख्या में आपको समझना पड़ेगा। भारत में भू आकारों की संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार पर का ही विस्तार विभाग है। कश्मीर घाटी की रचना एक
भीति में हुई है, गंगा मैदान की रचना एक गर्त में हुई है, या फिर हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट और चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है। तो इसका सही जवाब है आपका ये, स्टार्टिंग का 3 सही है आपका, संरचनात्मक ये भी सही है और ये आपका गलत है। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मेघालय पठार जो होता है प्रायद्वीपीय पठार का बहिशरीय यानी आउटर लेयर है, इसको कहते हैं, ये आपका बाहर का है। यह एक समतलीय भूमि है जो कि भ्रमण के कारण भारतीय प्रायद्वीप से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया है, जो कथन 1 सही है। कश्मीर घाटी की संरचना हिमालय की समभूमि में हुई थी। स्वेस के अनुसार गंगा के विशाल मैदान की उत्पत्ति तब हुई जब प्रायद्वीप के दृढ़ भूखंड ने हिमालय की दक्षिण की ओर प्रसार को रोका था। तो हिमालय के उच्च वलयों के अग्रभाग यानी फोरविलियम को पैदा हुआ। ये अग्रदत्त एक विशाल ओशन की भांति होता है। हिमालय से निकलने वाली नदियां द्वारा निरंतर लाए जा रहे अवसादों से यह अग्रदत्त आपका धीरे धीरे बढ़ता है। बाद में इसी में विशाल मैदानों का निर्माण होता है। कथन 3 जो है सही है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर से हुई है। चीनी प्लेट का विवरण प्लेट टेक्नोलॉजी सिद्धांत में हुआ है, जो कि गलत 4 आपका सही हो सकता है। आपको यह भी समझ ना आओ, लेकिन एक बार आपको ये धीरे सुनते जाइए सारी चीज़ों को। जब हम ऑलरेडी NCERT हम आपको पढ़ाए थे, वहाँ से आप जाकर के देख सकते हैं। मैंने लाइव भी देख सकते हैं। ये कई मतलब 8 से ज़्यादा मैंने 8 से 10 घंटा ज़्यादा मैंने आपको करवा दिया है, तो उसको भी गो थ्रू कर सकते हैं। NCERT का मैंने ज्योग्राफी स्टार्ट किया, तो वहाँ से जाकर के भी आप शुरू कर सकते हैं। अगर आपको बेसिक क्लियर नहीं है तो शायद यहाँ पर आपको कुछ समझ भी ना आए, लेकिन आप एक बार सुन लीजिए, कुछ ना कुछ आपको टिक करेगा, क्लिक करेगा। कौन सा मेघालय का पठार का अंश नहीं है? भूमन पहाड़ियाँ, या फिर गारो पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ, या जयंतिया पहाड़ियाँ। तो आपको डायग्राम के थ्रू आपको याद होना चाहिए कि आपको मेघालय का पठार कहाँ पर पाया जाता है। तो भूमन पहाड़ियाँ आपको यहाँ पर नहीं पाई जाती। भूमन पहाड़ियाँ जो होता है हिल्स, मिजो हिल्स के भाग हैं, जो कि पूर्वोत्तर हिमालय का अंग है, जबकि गारो, खासी और जयंतिया ये सारे जो है मेघालय के पठार के भाग रहते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट बताइएगा। इल्मेनाइट जो कि भारत के तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से विस्तृत है, इसका किसका खनिज है? तो ये आपका टाइटेनियम का खनिज है। किसका खनिज है? तो टाइटेनियम का खनिज है। इल्मेनाइट जिसका फॉर्मूला है FeO-TiO2, एक टूटाइल यानी TiO2 टाइटेनियम के 2 प्रमुख खनिज है। यह खनिज भारत के तटीय क्षेत्र में सौराष्ट्र यानी कि गुजरात में से लेकर के दीघा घाट पश्चिम बंगाल के विस्तृत क्षेत्र में पाया जाता है। भारत की तट रेखा है कितनी लंबी है? तो इसमें ये सारे विकल्प जो हैं गलत हैं। इसमें सही जो है आपका 5422.6 किलोमीटर है। भूमि जो है आपका मुख्य भूमि से दूर और कुल तट की लंबाई जो है लगभग 2094 किलोमीटर है। भारत की संपूर्ण तट रेखा अर्थात द्वीपों की संख्या जो है 7516.6, जो कि ऑप्शन में कहीं नहीं है, अतः ये कोई भी विकल्प सही नहीं है। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी भी घाट खाली जगह कहलाते हैं, तो आपका सह्याद्री के नाम से जाने जाते हैं। क्या चीज़ के नाम जानते हैं? सह्याद्री के नाम से जानते हैं। हाय मीना कुमारी, आप कुछ बोलना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, आप पूछ सकते हैं। हाय, चलिए हेलो। नेक्स्ट है ये पश्चिमी घाट के महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। इसकी ऊंचाई जो लगभग 1200 मीटर है। ये केरल में सहपर्वतम के नाम से जाना जाता है। सहपर्वतम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई से अवस्थित है वो क्या है? तो आपका इसमें से एक से अधिक होगा, क्योंकि जो जिला भी है रोहतांग, नौतुल्ला या फिर खैबर। इसके देखिए व्याख्या को सुनने की कोशिश करते हैं। दिए गए विकल्प में नाथुला जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है, नाथुला की ऊंचाई जो है 14,450 फीट है, और इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपका 4,404 मीटर है। जो जिला की ऊंचाई जो है 11,578 फीट है। रोहतांगा की दर्रा की आपका है 13,044 फीट है। 3,000 आपको फीट ही नहीं याद है तो मीटर भी याद कर सकते हैं, लगभग 4,000 मीटर। और खैरव की दर्रा जो है 3510 फीट है। परंतु भारत का सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित दर्रा जो है यांगलिक दीवान है, जो कि 5890 मीटर है। जो कि विकल्प में उपस्थित में कोई भी नहीं है, इसलिए आपका ई दिया गया है। इनमें से कोई भी नहीं है, ठीक है, नॉन ऑफ दीज। लक्षद्वीप
टापू अवस्थित है, तो आपको लक्षद्वीप जो है आपको दक्षिण पश्चिम भारत में स्थित है। लक्षद्वीप जो है आपके अरब सागर में द्वीपों का समूह है, भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। इसका कुल क्षेत्रफल का 32 किलोमीटर जो है वर्ग किलोमीटर। लक्षद्वीप के अधिकांश द्वीप द्वारा प्रवाल द्वारा उत्पत्ति के हैं। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या जो है 36 है, जबकि इनमें से केवल 10 ही आबाद है, यानी 10 पर ही है। और उसके बाद लक्षद्वीप के सबसे उत्तरी द्वीप को मिनी द्वीपी और सबसे दक्षिणी द्वीप समूह को मिनी कहते हैं। मिनी का शेष द्वीपों से 9 डिग्री चैनल पर द्वारा पृथक होता है। कवारती लक्षद्वीप की राजधानी है, जो कि कवारती द्वीप पर भी स्थित है। चलिए नेक्स्ट, इसको सुन लीजिएगा एक बार क्लिक कीजिएगा। तो इसका एमसीक्यू जो भी आप बीपीएससी के लिए एग्जामिनेशन के लिए जा रहे हैं या बिहार एसएससी के लिए, इसी से संबंधित क्वेश्चन आता है, कई लोग समझ नहीं पाते हैं। तो जब एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे या फिर आप सुनेंगे, और मैं उसका एक कवर करवा दूंगा जल्दी, तो उससे थोड़ा आप समझ पाएंगे, क्योंकि ये आपका ज्योग्राफी थोड़ा साइंस की तरह है, आपको लिंक करना पड़ेगा। चलिए, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप द्वारा है प्रवाल उत्पत्ति कहता है, बाकी कोई आपका काम का नहीं है। सेम चीज़ों को मैंने बता दिया। लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या अभी मैंने बताया 36 है, ठीक है, ये आपको इसको नोट करिएगा, दूसरे पेन से बता देता हूँ। चलिए, ये देख सकते हैं द्वीपों की संख्या कितने हैं, 36 है। तो इसमें लक्षद्वीप में द्वीप की संख्या कितने हैं, मैंने व्याख्या से बताया कि बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और नेक्स्ट है विदर्भ। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में। यह क्या है, ये महाराष्ट्र का अंग है। विदर्भ से ही आने वाला था गोविंदा वहीं का रहने वाला है, और वहीं से स्ट्रगल करके फिर महाराष्ट्र यानी कि मुंबई, जो कि माया की नगरी में आपको प्रवेश किया और हीरो बना। विदर्भ, इससे नाम याद कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है विदर्भ जो है महाराष्ट्र राज्य का उत्तर पूर्वी प्रादेशिक क्षेत्र है। आगे देखिए, सारा बीपीएससी पीसीएस का पूर्वावलोकन हम करवा रहे हैं आप लोग के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, आपका निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो इसके अनुसार जो विकल्प में दिया हो, इसके अनुसार आपका अरुणाचल प्रदेश एपी आएगा। लेकिन उपयुक्त विकल्प में वन जो आता है भारत वन रिपोर्ट 2017 के अनुसार, क्योंकि 17 में आया था, बीपीएससी 63 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो सर्वाधिक अरुणाचल प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्र है वनों के अंतर्गत आता है। भारत वन रिपोर्ट 2017 के अनुसार सर्वाधिक वन रिपोर्ट वाला अभी राज्य जो है मध्य प्रदेश में, इसमें विकल्प नहीं है, तो आप इसी को लगा सकते हैं। हालांकि ई भी ऑप्शन है आपका, इनमें से कोई भी नहीं है। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार लेटेस्ट वाला आप जरूर देख के जाइएगा, अभी जो करंट का है। अभी के अनुसार देखेंगे तो वनों की जो रिपोर्ट है मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, लगभग 25% के आसपास, 77,493 वर्ग किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश में 11 कम है उससे, यानी लगभग 66,431 वर्ग किलोमीटर, जिसका अपने क्षेत्रफल का 80% के आसपास में है, इसलिए। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में आपका है 55,717 वर्ग किलोमीटर, 41% है। उड़ीसा आपका लगभग 52,000 के आसपास, और महाराष्ट्र में है 50,000 के आसपास में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा आप लोग, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है। तो आपका ये नीलगिरी पहाड़ी पर मिलता है। नीलगिरी पहाड़ी जो है भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु पर होती है। तो याद रखिएगा, मिलन बिंदु कहाँ पर है, पूर्वी घाट को और पश्चिमी घाट से मिलाता है, तो नीलगिरी पहाड़ी पर मिलता है। चलिए नेक्स्ट पेन का यूज करते हैं। देख सकते हैं नीलगिरी पहाड़ी के ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है इसको, नीलगिरी पहाड़ी को। इसकी सर्वाधिक ऊंची जो चोटी है दोधा बेटा, लगभग 2637 मीटर ऊंचाई है इसकी। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ कौन सी है, तो कन्याकुमारी में काडोरम पहाड़ी है, और यहाँ पर एक टूरिस्ट प्लेस भी है, काडोरम पहाड़ियाँ हैं। पश्चिमी घाट पर्वत हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत है। इसकी लंबाई करीब 1500 किलोमीटर है। इसके सह्याद्री के नाम से भी जाना, इसको इसे ही सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। नीलगिरी पहाड़ी एक स्थलकृत ग्रांड है, जहाँ पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत मिलते हैं। नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर दोहा बेटा, जो कि दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर अन्नामुरी और अन्नामलाई जिसको पर्वत कहते हैं, इसी का उपनाम है, और यह नीलगिरी के दक्षिणी में पड़ता है। अन्नामलाई के दक्षिण में कार्डोरम यानी कि इलायची की पहाड़ी, जो कि कन्याकुमारी के नज़दीक स्थित है।
आई होप कि क्लियर हो पाया होगा। एक बार दो और सुन लीजिएगा दोबारा, कोई बात नहीं। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं। तो क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा आपको राजस्थान में मिलेगा, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, और इसी क्रम में आप बिहार का भी क्रम जान लीजिएगा किस क्रम में आता है। 12 नंबर पर आता है शायद। आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा किस नंबर पर, और जनसंख्या के दृष्टिकोण से कितने नंबर पर आता है, सबसे ज़्यादा घना जनसंख्या कहाँ पर है ये भी जान लीजिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्य इस क्रम में है, जिसके क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है 3,42,000 3,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का है, और इससे कम है आपका 3,08,252 वर्ग किलोमीटर मध्य प्रदेश का। महाराष्ट्र का इससे ठीक 1,000 कम 3,07,713 वर्ग किलोमीटर। भारत में जनसंख्या देखिए, अभी क्वेश्चन मैंने बताया आपको, तुरंत क्वेश्चन आ गया। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां, देखिए मैंने बताया था आपको 12वां राज्य है आपका, तो 12वां राज्य है कौन है, तो आपका बिहार है, अपना बिहार। बिहार है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। तो इससे अब ये क्वेश्चन उठता है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है बिहार से ज़्यादा जनसंख्या किस किस स्टेट में है, यूपी में है, महाराष्ट्र में है, या फिर मैं गलत हूँ आप बता दीजिएगा, या बंगाल है तो बता दीजिएगा। उसके बाद इससे 12 जो है ऊपर के जितने भी बिहार के राज्य जिसके क्षेत्रफल की दृष्टि से है उसकी आप जान लीजिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां इनका राज्य बड़ा है, और तेलंगाना के गठन के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान अब 13वां हो गया। तेलंगाना आपका जब बना है उसके बाद, आप कब बना है आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। उसके बाद ये 13वां स्थान पर आ गया, 12वें स्थान पर तेलंगाना है, 13वें पर बिहार आ गया। परंतु जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के पश्चात बिहार का स्थान पुनः 12 आ गया, तो वापस अपने पुरानी स्थिति पर आ गया। तो 12 भी अगर ऑप्शन में रहेगा या 13 रहेगा, दोनों में से कोई ऑप्शन रहेगा लगा सकते हैं, लेकिन आप करंट अभी जो लेटेस्ट जो है तो 12 ही मान के चलिएगा, जो क्योंकि इसका भी जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन यानी कि जो यूटी बनने के बाद तो काफ़ी समय हो गया है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ीय प्रजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? द्रविड़ प्रजाति सबसे ज़्यादा आपको दक्षिण भारत में पाई जाती है। नहीं कुछ याद आता है तो राहुल द्रविड़ को याद कर लीजिएगा, क्रिकेटर और द बॉल के नाम से फेमस होने वाले, जो सबसे बढ़िया बॉल, ये तो कहाँ का रहने वाले, तो दक्षिण भारत के, साउथ इंडियन। द्रविडियन प्रजाति जो होता है यानी द्रविडियन रेसेज मुख्य रूप से भारत के दक्षिणी भाग में संकृतित है। यह द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है, और इसमें तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु और तुलु प्रमुख है। द्रविडियन प्रजाति के लोग मध्य भारत और दक्षिण पूर्वी भारत में भी बिखरे हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा आप लोग। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? तो आपका जैसे महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, कर्नाटक है, हरियाणा है, तो हरियाणा में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है, और ये हरियाणा आपको, चलिए देख सकते हो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पुडुचेरी में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई। हालांकि ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ हरियाणा दिया हुआ था, इसलिए हम हरियाणा टिक किए हुए थे। यहाँ पर आंसर 2015 के पीटी में क्वेश्चन पूछा गया था, और अभी उसमें ऑप्शन में 4 ही विकल्प दिया जाता था, यानी ABCD, और उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं हुआ करता था, इसलिए आपको कोई ना कोई एक आंसर चूज करना था। अभी आपको मिलेगा एक और ऑप्शन, ई ऑप्शन, यानी नन ऑफ दीज या एक से अधिक। तो इसलिए ये सारी चीज़ें आप जान लीजिए। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ ये, और दिल्ली और पुडुचेरी, ये 6 जगह हैं। ये यूटी आता है और ये भी यूटी में आता है। तो इसमें बाकी आप ये राज्यों में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई। भील जाति कहाँ पाई जाती? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भील जाति जो है महाराष्ट्र में। भील जाति जो है जनजाति भारत के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सहित कर्नाटक और त्रिपुरा में, राजस्थान में अधिवासित हैं ये सारी चीज़। हाँ, इसमें भील जाति याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ, भीमराव अम्बेडकर को याद कीजिएगा, वो कहाँ से हैं, तो महाराष्ट्र से हैं, ये याद करने के लिए बता रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? ऑप्शन है आपका भील गुजरात, गद्दी आपका हिमाचल प्रदेश, कोटा आपका तमिलनाडु, टोडा आपका केरल। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो बताइएगा कौन सा सही है? तो इसमें सही जो आपका टोडा है आपका केरल से नहीं है, बल्कि ये कहीं और से बताते हैं। आपका टोडा जो है आपका तमिलनाडु से, ठीक है, टोडा आपका तमिलनाडु से।
टोडा। देख सकते हैं भील जो है गुजरात, कर्नाटक और मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में भी पाए जाते हैं। यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है तो लिख लीजिएगा, महाराष्ट्र में भी पाई जाती है। गद्दे आपका हिमाचल और जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। कोट्टा आपका तमिलनाडु में। टोडा टोडा आपका तमिलनाडु में पाई जाती है। टोडा तमिलनाडु की जनजाति है। 30 नंबर क्वेश्चन बताइएगा और ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का, फिर हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट डे। निम्नलिखित नगरों में से अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलकर के गंगा नदी बनाती है? तो नो डाउट ये देवप्रयाग में बनती है। देवप्रयाग जो है उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में, और एक गढ़वाल एक जाति भी है, गढ़वाल जिले में स्थित प्रसिद्ध तीर्थस्थल है। यह अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम पर स्थित है। इसी संगम स्थल के बाद नदी को गंगा नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग उत्तराखंड के 5 प्रयागों में से एक है। आई होप कि क्लियर हो पाएगा, थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। दोबारा इस वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, बार बार सुनिएगा। एग्जामिनेशन से पहले जितने भी मैं आपको बीपीएससी के लिए आपको संबंधित बताया हूँ उन सभी को बार बार रिवीजन कीजिए। खास के लिए इस जो सीरीज अभी जो चला रहे हैं, खास के लिए मैराथन क्लासेज आपको 22-23 घंटे 24 घंटे में सब कंप्लीट हो जाएगा। जैसे टाइम मिलता है सारे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। हिस्ट्री ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। पॉलिटी आपका लगभग 100 से ज़्यादा आसपास क्वेश्चन को किया गया है, और आज आपका ज्योग्राफी स्टार्ट कर दिया गया। कुछ समय के बाद आपका हम साइंस पर हम जोड़ करेंगे। साइंस का भी हम प्रायोरिटाइज करेंगे। साइंस स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम बायोलॉजी से, फिर आपका केमिस्ट्री से, फिर आपका फिजिक्स से, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल जो होता है इसी क्रम में आता है। सबसे ज़्यादा बायोलॉजी से, फिर कभी कभी फिजिक्स से आता है, फिर आपका केमिस्ट्री से होता है। तो इस अनुसार से इसको कंप्लीट कर देंगे। अगर आपको करंट अफेयर्स के रिलेटेड आपको नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया है, उसको ले सकते हैं। किसी को अगर एनसीईआरटी का 6 से लेकर के 12 तक का नोट्स चाहिए, हैंड से नोट्स या फिर पीडीएफ कंप्यूटराइज किया हुआ नोट्स अगर आपको चाहिए, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके हमें उससे प्राप्त कर सकते हैं। 790, सिर्फ और सिर्फ मैसेज करना है इस पर, कोई भी कॉल नहीं कीजिएगा। 7903812553 पर 2553 पर इस नंबर पर मैसेज कर करके वो सारे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, शुभ रात्रि एंड ऑल द बेस्ट।